अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पोस्चरल मैकेनिज़्म। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्चरल मैकेनिज़्म। पिछले टॉपिक में हमने पोस्चर को कवर अप किया, उसके एक्रोनिम को, उसकी डेफिनेशन को, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था कि पोस्चरल मैकेनिज़्म में हमारी बॉडी एक इरेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन को अज्यूम करती है और उसमें हमारी बॉडी जो है लाइन ऑफ ग्रेविटी का आपने पढ़ा होगा। उसमें हमारी जब बॉडी एक इरेक्ट पोजीशन में होती है तो उसमें लाइन ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही होती है, यानी थ्रू द वर्टेक्स, जो कि हमारे पास एक अपराइट थ्रस्ट होती है हेड की, उससे पास होती हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टिक डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पर ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से ये लाइन पास होती है, पास होते हुए सेकंड जो है वो सैक्रल वर्टिब्रा तक जाती है और वहाँ से होती हुई हमारी ये बेस ऑफ स्पोर्ट के इन बिटवीन जो है यहाँ पर फॉल करती है। तो ये हमारे पास जो है ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है जब हम एक पोस्चर, इरेक्ट पोस्चर मेंटेन करते हैं। उसके साथ साथ जब हमारी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है सर्वाइकल वर्टिब्रा से पास कर रही होती है तो हमारे पास जो सर्वाइकल वर्टिब्रा और लंबर वर्टिब्रा होते हैं जो कि हमारे पास एक सेकेंडरी कर्व बना रहे होते हैं, उसके ये मिड से पास कर रही होती है और थोरेसिक वर्टिब्रा के फ्रंट से पास कर रही होती है। तो इसको आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास पोस्चर के एसोसिएशन में एक लाइन ऑफ ग्रेविटी जो बॉडी से पास कर रही होती है। ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी ताकि हम पोस्चर को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आज के टॉपिक में हमने पोस्चरल मैकेनिज़्म को डिस्कस करना है कि पोस्चर में जो हमारे पास एक मैकेनिज़्म होता है जिससे हम एक पोजीशन को या एटीट्यूड ऑफ बॉडी को मेंटेन करते हैं, स्टेबल करते हैं, उसमें कौन कौन सी हमारे पास इन्वॉल्व है स्ट्रक्चर्स और मैकेनिज़्म। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स और नर्वस कंट्रोल, ये दो हमारे पास जो है ये चीज़ें हैं जो कि पोस्चरल मैकेनिज़्म में इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्टली मसल्स हमारे पास क्या है कि मसल्स इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल वर्क वेरीज विद द पैटर्न ऑफ पोस्चर्स, कि हमारे पास जो मसल्स की इंटेंसिटी है कि कितना मसल ने वर्क करना है और मसल की डिस्ट्रीब्यूशन ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ पोस्चर, के डायनामिक और स्टैटिक पोस्चर्स में जो भी मसल की इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ पोस्चर और एक इंडिविजुअल के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। और सेकेंडली मसल्स का जो है ग्रुप ऑफ मसल्स जो हैं ये एक इरेक्ट पोजीशन, जिस तरह की एक इरेक्ट पोजीशन ये है, उसको मेंटेन करने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी हमारी जो है वो बॉडी को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। उस तरह भी हम अपनी स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन को जो है मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसे मसल वर्क को भी ग्रुप में प्रेजेंट किया है जो कि हमारे पास ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं और उन्हें हम एंटी ग्रेविटी मसल्स कहते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स हमारे पास हैं काफ मसल्स, जिन्हें लोअर लेग्स का हार्ट भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एंटी ग्रेविटी मसल्स कहते हैं। और ये एंटी ग्रेविटी मसल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं अपने स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, और ताकि ये अपने मिनिमम एफर्ट के साथ जो है और एफिशिएंसी के साथ अपने मूवमेंट्स को या अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। और जो हमारे पास एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं इनमें अल्लाह ताला ने रेड मसल फाइबर्स जो हैं ये प्रेजेंट किए हैं, यानी एंटी ग्रेविटी मसल्स में रेड की कैटेगरी में रेड मसल फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं। मसल्स की भी टाइप्स हैं, रेड स्केलेटल मसल्स और वाइट स्केलेटल मसल्स, जिसमें रेड स्केलेटल फाइबर्स होते हैं और उसमें वाइट स्केलेटल फाइबर्स होते हैं। तो एंटी ग्रेविटी मसल्स की कैटेगरी में रेड मसल्स फाइबर्स होते हैं, क्योंकि रेड मसल फाइबर्स ईजीली जो है उसमें फटीग नहीं आती है, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग जो है ये विदाउट फटीग चल सकते हैं। इसीलिए क्योंकि एंटी ग्रेविटी मसल्स ने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना होता है और स्टैंडिंग पोजीशन या जो भी पोजीशन जिसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क बॉडी करती है तो एक स्टेबिलिटी और मेंटेन प्रोवाइड होती है बॉडी को, तो उसके लिए एंटी ग्रेविटी मसल्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। तो उसके लिए एंटी ग्रेविटी मसल्स में रेड मसल फाइबर्स हैं ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग चल सकें विदाउट एनी फटीग।
जबकि हमारे पास हैंड्स और आइज़ के जो मसल्स हैं उनमें वाइट मसल फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि ईज़िली फटीग हो जाते हैं। और हमारे सारे मसल्स एक मिक्सचर हैं रेड और पेल वाइट मसल्स का। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी ताकि हम मसल्स की जो है वो समझ सकें। नर्वस कंट्रोल पे आते हैं जो कि हमारे पास सेकंड कैटेगरी है, जिसमें पोस्चरल मैकेनिज़्म में अपना रोल प्ले करती है कि पोस्चर जो मेंटेन किए जाते हैं और अडेप्ट किए जाते हैं किसी भी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के तहत। नर्वस कंट्रोल में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का एक बहुत बड़ा रोल है कि मसल्स हैं, अगर मैं रफ सी डायग्राम बनाऊँ तो जो भी उसमें न्यूरॉन्स की जो है वो एंडिंग्स आ रही हैं, हमने न्यूरॉन्स के टॉपिक में पढ़ी हुई हैं, तो जो हमारे पास न्यूरॉन्स और मसल्स आपस में जहाँ पर एक दूसरे के साथ एक जंक्शन बना रही हैं उसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और किसी एप्रोप्रिएट मसल्स में ये इनरवेट होती है, यानी कि सप्लाई होती है नर्व की अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म। अब वो कौन सा अप्रोप्रिएट मसल है जिसके जो है उसमें इनर्वेशन होनी है या नर्व की सप्लाई होनी है कि वो कोई पर्टिकुलर मूवमेंट परफॉर्म कर सके या किसी पर्टिकुलर है हमारे पास एक पोजीशन में आ सके, तो उसके बिहाइंड हमारे पास बैकग्राउंड में कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म होता है और उस मैकेनिज़्म को हम पोस्चरल रिफ्लेक्स कहते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका हमारे पास मतलब है एन इफेरेंट रिस्पॉन्स टू एन एफरेंट स्टिमुलस। इफेरेंट वो जो कि एक जिसके पास हमारे पास सिग्नल जा रहा है और वो रिस्पॉन्स को कैरी आउट कर रहा है, और एफरेंट स्टिमुलस वो होता है जो कि सिग्नल लेके जा रहा है इफरेंट जो है वो ऑर्गन्स की तरफ, और ये हमारे पास स्टिमुलस का काम कर रहा होता है, डिटेक्टर या रिसेप्टर्स का काम कर रहा होता है। मसल्स में भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं उन रिसेप्टर्स की बात करूं तो वो अभी आगे हमारे पास टाइप्स आ रही हैं, उसमें हमने देखना है कि कौन कौन से हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और मसल की कैटेगरी में अगर हम देखें तो जो इफरेंट रिस्पॉन्स है फॉर इंस्टेंस वो मोटर वन होता है, और जो एंटी ग्रेविटी मसल्स होते हैं वो इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। अब हम जो है वो देखते हैं कि कौन से हमारे पास जो एफरेंट स्टिमुलाई हैं जो कि डिटेक्टर्स हैं, जो सिग्नल्स जो हैं ये ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं सेंसरी पाथवे को फॉलो करते हुए, और जब ब्रेन उस सिग्नल को, उस पर्टिकुलर सिग्नल को या स्टिमुलस को इंटीग्रेट करता है, इंटरप्रेट करता है, तो उसके बाद वो इफेरेंट रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए मोटर न्यूरॉन्स को जो है वो मोटर पाथवे के थ्रू इफरेंट ऑर्गन्स की तरफ भेजता है, जो कि इस हमारे पास एग्जांपल में एंटी ग्रेविटी मसल्स थे। अब वो जो एफरेंट स्टिमुलाई हैं वो अराइज भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ सोर्सेस के थ्रू होते हैं जो पूरी बॉडी में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एफरेंट स्टिमुलस, ताकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट कर सके। उसमें हमारे पास मसल्स भी आ जाते हैं, उसमें हमारे पास ईयर्स हैं, आइज़ हैं और जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ताकि वो एक इफरेंट रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस कर सके। अब हमने उनको डिस्कस करना है। ये हमारे पास इम्पोर्टेंट वैरायटी है एफरेंट स्टिमुलस की, जो कि हमारे पास सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं ताकि एक मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मोटर पाथवे के ज़रिए एक इफ़ेक्टर ऑर्गन्स को जो है वो स्टिमुलेट करके एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकें। तो उसमें मसल्स में भी इटसेल्फ कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आइज़ हैं, ईयर्स हैं और जॉइंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मसल्स की बात करें तो इसको हम डिस्कस करने पहले एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कि मसल्स जब बोन के साथ अटैच होते हैं तो वो टेंडन्स के ज़रिए अटैच होते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर टेंडन्स का है। तो यहाँ पर ये हमारे पास मसल की बेली है और इधर हमारे पास बेली वाले स्ट्रक्चर में न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल्स प्रेजेंट होते हैं और टेंडन वाले रीजन में न्यूरोटेंडिनियस स्पिंडल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे पास बेली वाले रीजन में मसल स्पिंडल्स प्रेजेंट होते हैं, मसल स्पिंडल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनको मैं MS से लिख लेती हूँ। तो ये हमारे पास रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं कि हमारे पास मसल स्पिंडल्स जो हैं ये स्ट्रेचिंग को और टेंशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये मसल जो है इसकी बेली स्ट्रेच हुई है
तो हमारे पास जो मसल स्पिंडल्स हैं, ये जो मसल स्पिंडल्स यहाँ पर रिसेप्टर के तौर पे जो काम करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे स्ट्रेचिंग के रिजल्ट में, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए सेंसरी पाथवे को फॉलो करते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज़ ब्रेन उधर तक सिग्नल्स ट्रांसमिट करेंगे कि हमारे मसल जो हैं ये स्ट्रेच हो रहे हैं, और फिर हमारे पास ब्रेन उस सिग्नल के मुताबिक उसको इंटरप्रेट कर उसके जो है वो इन रिस्पॉन्स में सिग्नल जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है उसे सेंड करेगा, ताकि इस ओवर एक्शन को या ओवर स्ट्रेचिंग को कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह से हमारे पास मसल स्पिंडल्स वर्क करते हैं। उसी तरह जो न्यूरोटेंडिनियस स्पिंडल्स हैं, जो कि हमारे पास टेंडन्स के रीजन में प्रेजेंट होते हैं, वो है गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। ये हमारे पास टेंडन्स के रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि इसी में काम कर रहे होते हैं कि कोई भी जो है वो स्ट्रेच या टेंशन जो है वो प्रोड्यूस होती है तो उसको मिनिमाइज़ कर सकें और कंट्रोल कर सकें। तो यही चीज़ हमारे पास मसल्स के वो है कैटेगरी में लिखी हुई है कि न्यूरोमस्कुलर एंड न्यूरोटेंडिनियस स्पिंडल्स विद इन द मसल्स रिकॉर्ड चेंजिंग टेंशन, रिकॉर्ड करते हैं ताकि उसको उसके अगेंस्ट वर्क किया जा सके और उसके अगेंस्ट जो है वो पोस्चर को मेंटेन करने के लिए सिग्नल्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सेंड किए जा सकें, क्योंकि ये रिसेप्टर्स हैं हमारे पास। फिर आइज़ में विजुअल सेंसेशन जो है, जो हमारी देखने की क़ुव्वत है, वो हमारे पोजीशन की अल्टरेशन को, जो बॉडी की पोजीशन है उसको रिकॉर्ड कर रही होती है और उसके मुताबिक जो है वो डिटेक्ट कर रही होती है चेंजेस और सिग्नल ट्रांसमिट करती है। ईयर्स में जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल है, इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जब हमारी बॉडी की मूवमेंट चेंज होती है तो वो मूवमेंट उस फ्लूइड में, जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट है इंटरनल ईयर के, उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, और वो चेंजेस आने की वजह से जो वेस्टिबुलर नर्व है, जिसे हम 8th क्रैनियल नर्व भी कहते हैं, इसके रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। 8th क्रैनियल नर्व जो क्रेनियम से ओरिजिनेट हो रही है, वो जो है ये वेस्टिबुलर नर्व उसको हम कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करती है। इसको हम वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व भी कहते हैं, जो कि वेस्टिब्यूलर, जिसमें हमारे पास बॉडी की पोजीशन को मेंटेन कर रहा होता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है, और कोक्लियर नर्व जो है वो हेयरिंग की सारी जो है वो क्वालिटीज़ को जो है वो डिटेक्ट कर रही होती है और मेंटेन कर रही होती है। तो हमारे पास वेस्टिबुलर नर्व जो है उसके रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं कोई भी चेंजेस हमारी बॉडी में आ रही है, और वो चेंजेस जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल के फ्लूइड में मूवमेंट और कुछ अल्टरेशन प्रोड्यूस करेगी, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। फिर है जॉइंट स्ट्रक्चर्स। जॉइंट स्ट्रक्चर्स में भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वेट बेयरिंग पोस्चर्स में जो है वो बोन्स स्टिमुलेट हो जाती हैं, उसके अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और वो एक रिफ्लेक्स रिएक्शन को स्टार्ट कर देते हैं कि वो पोजीशन को मेंटेन कर सकें। कोई भी इनएक्यूरेट वेट बेयरिंग पोस्चर है जिसमें हमारे पास एक फॉल्टी पोस्चर ज्यूम हो रहा है, तब हमारे पास जॉइंट जो हैं ये उसके रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ताकि बॉडी की पोजीशन को मेंटेन किया जा सके, एक पुअर पोस्चर से दोबारा से एक गुड इरेक्ट पोस्चर मेंटेन किया जा सके। तो ये हमारे पास जॉइंट स्ट्रक्चर्स के रिसेप्टर्स थे। उसके साथ साथ स्किन सेंसेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि सोल्स ऑफ फीट हैं, जो बॉडी स्टैंडिंग पोजीशन में लाई कर रही होती है। उसके साथ साथ इम्पल्सेस जो हैं तमाम रिसेप्टर्स के, वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ये तमाम जो इम्पल्सेस हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट रिसेप्टर्स या डिफरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं, ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं और आपस में वर्क कर रहे होते हैं इंटीग्रेशन में। तो ये था आज हमारा टॉपिक, जिसमें हमने पोस्चरल मैकेनिज़्म को और पोस्चरल रिफ्लेक्स को डिस्कस किया। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सेलेक्ट करें, ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।